नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का व्यूअर्स। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ मेहमानों को लेकर के हम हाजिर हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी का स्वागत है, विजय जी आ चुके हैं, स्वागत विजय जी का भी। हमारे साथ अवधेश कुमार जी हैं, सर बहुत स्वागत आपका। समीर जगांवकर साहब भी स्टूडियो में आ चुके हैं। समीर जी बहुत स्वागत। देखिए कल एग्जिट पोल दिखाया सब लोगों ने, हमने भी एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल दिखाया था हरियाणा और जम्मू कश्मीर का, और हरियाणा की जम्मू कश्मीर की जनता अपना फैसला तो सुना ही चुकी है। अब सवाल यह है कि दोनों राज्यों में सरकार किसकी बनती दिख रही है। नतीजे आएंगे 8 अक्टूबर को। उससे पहले जो एग्जिट पोल आपने देखा, आज जरा उसके फाइन प्रिंट में जाएंगे और डिटेल में जाएंगे, उसके अंदर जाकर के झांकेंगे कि आखिर किसकी बात किस राज्य में बन रही है। मसलन हरियाणा के अंदर जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, और सभी एग्जिट पोल एक ही दिशा में बात कर रहे हैं कि एक तरफा क्लियर मेजॉरिटी की कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है। तो आखिर बीजेपी से ऐसी क्या नाराजगी रही। बीजेपी ने इस बार ओबीसी, दलित और इस वोट पर मेजॉरिटी अगड़े वोट पर अपना चुनाव लड़ा था, लेकिन उसमें भी क्या उतना वोट मिल पा रहा है भारतीय जनता पार्टी को। पिछले चुनाव से कितना पीछे छूटी है भारतीय जनता पार्टी, कितना नुकसान हुआ है कांग्रेस पार्टी के लिए। जाट वोट, शेड्यूल कास्ट वोट और तबकों में कितना वोट बढ़ा है, इस सब की हम लोग बात करेंगे। लेकिन शायद हरियाणा से ज्यादा जो दिलचस्प नतीजे एग्जिट पोल के आए हैं वो जम्मू कश्मीर के आए हैं। इसमें पिछले 2014 के चुनाव की तर्ज पर ही पूरी तरीके से उल्टी दिशा में जम्मू और कश्मीर घाटी के वोटर जाते हुए दिखाई दिए हैं। जम्मू पूरी तरीके से भाजपा के साथ जाता हुआ दिखाई दिया। भाजपा के पास 2 एडवांटेज है। एक, वहां पर इस बार परिसीमन के बाद सीटें बढ़ गई हैं, और दूसरा 5 नॉमिनेटेड सदस्य जो कि एलजी नॉमिनेट करेंगे, वो भी, उसका भी सीधा सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रहा है। कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन जरूर हुआ, लेकिन उसकी राह इतनी आसान नहीं बता रहे हैं एग्जिट पोल। माना जा रहा है बहुत सी सीटों पर बहुत नजदीकी मुकाबला है, और ऐसे में कोई भी बाजी मार सकता है। वहां 6-7 छोटी छोटी पार्टियों ने भी चुनाव लड़ा है, इंडिपेंडेंट बड़ी तादाद में चुनाव लड़ रहे हैं। उमर अब्दुल्ला 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। यही आपको बताता है कि वो इतने कॉन्फिडेंट नहीं थे इस चुनाव को लेकर के। तो कश्मीर में अगर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस उतना अच्छा नहीं करती, तो बीजेपी के लिए एक दरवाजा सरकार बनाने का खुला हुआ है। अब उसके साथ पीडीपी आती है, या ये छोटी पार्टियां या निर्दलियों के साथ मिलकर के वो कोशिश करेगी सरकार बनाने की। 8 तारीख के बाद पता चलेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस एग्जिट पोल पर हमारे इस विश्लेषण की। शुरुआत आज पहले हम हरियाणा से करेंगे, उसके बाद जम्मू कश्मीर की बात करेंगे। हरियाणा के एग्जिट पोल में जैसे हमने आपको बताया, बिल्कुल एक तरफा कांग्रेस पार्टी के लिए वोट पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और यही जो लोग भी चुनाव में घूम करके आए पूरे राज्य के अंदर, यही वो एक सेंस लेकर के लौटे थे कि बीजेपी के खिलाफ एंटी इंकम्बेंसी 10 साल की काफी भारी पड़ रही है। मैं सीधे आपके सामने एग्जिट पोल के जो नंबर्स हैं वो रख रहा हूं। एक्सिस माई इंडिया का डेटा हम आपको दिखा रहे हैं। एक्सिस माई इंडिया पोलिंग सर्विस के हिसाब से देश की सबसे बड़ी पोलिंग एजेंसी है, और उसका ये कहना है कि इस पर स्क्रीन पर अगर हमको आप दे दीजिए हरियाणा के नतीजे दे दीजिए। जम्मू कश्मीर के नतीजे हम लोग दिखा, हाँ जी हाँ, ये हरियाणा के नतीजे, ये 59 सीटें कांग्रेस पार्टी को आ सकती हैं। 23 सीटें जो हैं वो मिल सकती हैं भारतीय जनता पार्टी को, अन्य को 8 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। अब अगर सारे अन्य 8 में सिमट गए हैं, तो इसका मतलब आईएनएलडी और बसपा का जो अलायंस हुआ वो भी इसके अंदर है। दुष्यंत चौटाला की जेजेपी, आजाद समाज पार्टी का गठबंधन भी इसके अंदर है। 1-2 छोटी पार्टियां और हैं, और बाकी निर्दलीय। बीजेपी की जो उम्मीद थी वो ये थी कि जम्मू कश्मीर की तरह यहां भी ये छोटी पार्टियां कुछ ज्यादा वोट और सीट लेंगी, लेकिन एग्जिट पोल में वो होता हुआ बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। वोट शेयर की जहां तक बात है, तो भारतीय जनता पार्टी को 35% वोट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछली बार से ये 2% जो है वो कम वोट है, और कांग्रेस पार्टी को 43% वोट, 43% वोट जो है वो जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये 15% वोट 2019 के विधानसभा चुनाव के नतीजों से ज्यादा है। अन्य की बात करेंगे तो आईएनएलडी और बसपा को 8% वोट मिल सकता है, ये 2% वोट पिछली बार से ज्यादा है। जजपा और एएसपी का जो गठबंधन हुआ उसको भारी नुकसान है, केवल 1% वोट दुष्यंत चौटाला की पार्टी और गठबंधन को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 14% का नुकसान, ये 15% वोट और 10 सीट की पार्टी थी, जो अब सिमट करके 1% वोट पर दिखाई जाती हुई हमको दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल का भी कोई खास नाम लेवा हरियाणा के इलेक्शन में देखने को नहीं मिल रहा है। 1.5% वोट आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को इस इलेक्शन में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये जो वोट शेयर था वो इस लिहाज से कुछ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये वोट शेयर और सीटों की हमने अभी बात की है। अब अगर इसके आगे आप आते हैं, अगर हम लोग जातियों की बात करें, तो और डिटेल में पता चलता है कि आखिर कौन सा समाज किसके साथ गया। बीजेपी जो बैंक कर रही थी
कि लोकसभा इलेक्शन में दलित वोट आरक्षण छिन जाएगा और संविधान खत्म हो जाएगा, इस नैरेटिव पर कांग्रेस पार्टी के साथ गई, वो शायद ये रियलाइज करेगी कि ये बात झूठी थी और उसके पास वापस लौटेगा ये वोट। लेकिन क्या ये होता हुआ दिखाई दिया है आपके सामने? अब जातिगत वोट आएगा। इस वक्त स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं उसमें दलित वोट से हम लोग शुरुआत करते हैं। दलित वोट लगभग 21% है और एक्सिस माई इंडिया ने उसको हरिजन, वाल्मीकि और अन्य शेड्यूल कास्ट वोट में डिवाइड किया है। अवधेश जी ने काफी इसके बारे में आपको बताया था। इसमें आप देखेंगे तो हरिजन वोट जो है, वो जो दलित वोट का 5% है, वो 50% तक कांग्रेस पार्टी के साथ गया, केवल 20% बीजेपी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वाल्मीकि वोट जो कि 4% है राज्य का, वो 48% जाता हुआ दिखाई दे रहा है कांग्रेस को, मात्र 28% बीजेपी को। और ऐसे ही अनशेड्यूल कास्ट भी 43% तक जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के साथ, 27% बीजेपी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मुस्लिम वोट एक तरफा 79% कांग्रेस पार्टी को, इसमें कहीं कोई सरप्राइज नहीं है। जाट वोट भी लगभग एक तरफा मिल रहा है, उसमें आप देखेंगे 67% वोट जो है वो मिलता हुआ दिखाई दे रहा है कांग्रेस पार्टी को। मात्र 11% जाट वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला है। तो दलित वोट भी गया बहुतायत में कांग्रेस को, और एक तरफा जाट वोट वो कांग्रेस पार्टी की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया। जाट सिख वोट 68% कांग्रेस को, 10% बीजेपी को। गुर्जर ओबीसी वोट, यहां पर बीजेपी के लिए ज्यादा वोटर जो है झुका हुआ दिखाई दिया। 42% गुर्जर वोट जो है बीजेपी को मिल रहा है, 35% वोट जाता हुआ दिख रहा है कांग्रेस को। सैनी ओबीसी जिस समाज से मुख्यमंत्री आते हैं वो 70% बीजेपी को मिला है। अन्य ओबीसी 51%। बीजेपी की उम्मीद होगी कि ये वोट शायद उसके लिए और बढ़ता, लेकिन उतना नहीं गया बीजेपी की तरफ। ब्राह्मण वोट 53%, ये भी वोटिंग ज्यादा होती तो बीजेपी के लिए ज्यादा फायदा होता। राजपूत समाज भी ऐसे ही 54% बीजेपी को मिल रहा है। अन्य जनरल कास्ट वोट 52%। अरोड़ा खत्री वोट 47% बीजेपी को मिला है। महाजन वोट, वैश्य वोट जिसको आप कह सकते हैं, इसमें भी कांग्रेस ने बाजी मारी है भारतीय जनता पार्टी से। 39% महाजन वोट कांग्रेस को मिला है और 37% वोट मिल सकता है, कहना चाहिए मिल सकता है भारतीय जनता पार्टी को। तो इस लिहाज से अगर आप देखें सीट और वोट शेयर, जो कहानी बता रहे हैं वो जातियों के वोट में सीधे सीधे रिफ्लेक्ट होती हुई दिखाई दे रही है। दलित, जाट, मुस्लिम, जाट सिख, ये सब एक तरफा कांग्रेस पार्टी को वोट मिला है और शायद उसी वजह से आपको ये 59 सीटों का एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में नतीजा दिखाई दे रहा है कांग्रेस पार्टी के लिए। हर्षवर्धन जी, देखिए एग्जिट पोल्स जो दिखा रहे हैं, हालांकि बड़े कम एग्जिट पोल हुए हैं, वो जिसको कहते हैं ना कि भाजपा का माहौल जो है उसके साथ साथ एग्जिट पोल वालों का भी माहौल थोड़ा कमजोर हुआ है, वो भी थोड़ा कम एग्जिट पोल किया उन्होंने। लेकिन जो भी एग्जिट पोल आए हैं उसमें बहुत साफ दिख रहा है कि कांग्रेस पार्टी सरकार हरियाणा में बनाती हुई दिख रही है। लेकिन एक जो फाइन लाइन है जिसको हमें थोड़ा मतलब इस तरह से देखना चाहिए कि देश की राजनीति में अलग अलग राज्यों में जो क्षेत्रीय दलों की राजनीति थी उसके समापन का अध्याय भी हरियाणा लिखने जा रहा है, जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है, जो उसको कोई देख नहीं रहा है। जब तक कांग्रेस मजबूत थी वहां, लोकदल मजबूत थी वहां, तो भारतीय जनता पार्टी 3 सीटें, 4 सीटें, 2 सीटें खाली रहना, यानी आम आदमी पार्टी जैसी उसकी स्थिति होती थी। 10 सालों से वो सत्ता में है, 47 और 40 सीटें जीती। जब वो 47 जीती थी तो उसके पहले के चुनाव में यानी 2009 वाले चुनाव में मात्र उसके पास 4 सीटें थी विधानसभा की, ये ध्यान में रखना जरूरी है। यानी आज बीजेपी गुड़गांव, फरीदाबाद, ये 2 बड़े सेंटर, उसके अलावा जो रूरल पूरा हरियाणा है उसको मिलाकर कहें तो वहां पर एक परमानेंट फोर्स बन गई है। इसको आप देखें इस नजरिए से तो ये थोड़ा सा समझना बहुत जरूरी है। जाट वोट जो एक क्षेत्रीय पार्टी थी उससे पूरा का पूरा कांग्रेस की तरफ आया। एक समय में जो इधर वाला हिस्सा था इसका प्रतिनिधित्व तो कांग्रेस करती थी, उधर वाले का जाट का वो देवीलाल, बंसीलाल, भजनलाल जो भी कहते जाइए वो उधर जाते, तो मूल रूप से उनके जो भजनलाल और बंसीलाल और देवीलाल वाली जो राजनीति थी फिर बाद में वो चौटाला की राजनीति हो गई। तो मेरा ये मानना है कि अगर ये स्थिति दिख रही तो इसका सीधा सा मतलब हुआ जितना ग्राउंड लूज करता हुआ हम लोग बीजेपी को देख रहे हैं, अभी भी मैं मानता हूं कि उतना ग्राउंड बीजेपी ने लूज नहीं किया है, नंबर 1। नंबर 2, ये अगर दलितों का मत पूरी तरह से गया होता तो 70+ कांग्रेस होती। यानी अगर दलित मत लोकसभा चुनाव की तरह उसके साथ जाएंगे तो 70+ सीटें कांग्रेस की होगी। अगर 53-54 कहा जा रहा है और ये जो कहते हैं ना कि हायर एंड अपर एंड जो बहुत बार बार एग्जिट पोल की भाषा में 3% का मार्जिन कहा जाता है, अगर वो होगा तो हो सकता है कि जब 8 तारीख को परिणाम आए तो फिर से मामला नेक टू नेक हो जाए, कांटे का मुकाबला हो जाए।
जी, आपने रीजन की बात की है, तो आइए वो डेटा भी हमारे पास है, वो हम आपको दिखा देते हैं। रूरल अर्बन में अगर बात करेंगे, शहरी ग्रामीण में, तो गांव का वोट 45% जाता हुआ दिख रहा है कांग्रेस पार्टी को, यानी गांवों में बीजेपी बुरी तरीके से पिछड़ रही है। 33% वोट उसको मिल रहा है, 12% वोट का अंतर है कांग्रेस बीजेपी में रूरल वोट में। अर्बन वोट में जैसा आप बता रहे थे, गुड़गांव, फरीदाबाद, इस पूरे रीजन का वोट अगर मिलाते हैं तो 2% ऊपर दिखाई देती है भारतीय जनता पार्टी शहरों में कांग्रेस पार्टी से। 40% शहरी वोट बीजेपी के पास जाता हुआ दिखाई दिया और 38% वो मिल सकता है कांग्रेस पार्टी को। जहां तक अगर आप अलग अलग जिलों की रीजन्स की हम लोग बात कर लें, तो गुड़गांव में जैसे 11 सीटें, ये मैं आपको बीजेपी के जो स्ट्रांग होल्ड है पहले उनकी बात हम करते हैं। गुड़गांव में 11 सीटें, यहां 5-5 सीटें दोनों पार्टियों को मिल सकती है, एक आईएनएलडी को। फरीदाबाद, ये भी बीजेपी का एक स्ट्रांग होल्ड था, लेकिन पूरी तरीके से इस बार छिन गया बीजेपी से, ऐसा लगता है। 9 सीटें यहां 12 में से कांग्रेस को मिलती हुई दिख रही हैं, 3 केवल बीजेपी को। करनाल से, जहां मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री सीधे उस जीटी रोड बेल्ट से ही आते हैं, करनाल के 13 सीटों में 8 कांग्रेस को जा सकती हैं, सिर्फ 5 बीजेपी को मिलती दिखाई दे रही हैं। और अगर अब आप कांग्रेस के गढ़ वाले इलाकों में जाएंगे तो रोहतक, सोनीपत, जो कि बीजेपी हुड्डा परिवार का है इलाका, 13 सीटें कांग्रेस को, 4 बीजेपी को। हिसार में 13 कांग्रेस को, 4 बीजेपी को। अंबाला में 11 कांग्रेस को, केवल 2 सीटें बीजेपी को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। सर, दलित वोट भी नहीं आया बीजेपी के पास। ये देखिए, सर्वे है, जाहिर है लोगों ने वो ठीक है, मन से किया है तो ठीक ही किया होगा, इसको मैं मान के चलता हूं। अभी परिणाम आते समय प्रतीक्षा करेंगे इसका। ये अगर परिणाम है ना, अगर कांग्रेस का वोट 28 से 43 हुआ है जी, तो ये तो असाधारण चुनाव परिणाम होता है। हालांकि उसको लोकसभा चुनाव में लगभग उतने वोट थे, तो लोकसभा चुनाव में बराबर रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का वोट अगर लोकसभा चुनाव से घट गया इसमें ना, 45 से 11% घट गया, वही ना, 45 से अगर घट गया तो ये बहुत ज्यादा है। इतना फ्लक्चुएशन वोट में सामान्यतः होता नहीं है। या तो आपके पक्ष में पूरी तरह लहर हो या विपक्ष में लहर हो। अगर आप दोनों को मिला लीजिए तो 15% ये और 11% बीजेपी का, आप दोनों को मिला लीजिए कितना अंतर हो जा रहा है। ये जरा बहुत आंकड़ा जो है, ये हम लोग इतने लंबे समय से चुनाव कर रहे हैं, थोड़ा सा जब तक हो नहीं जाए तो इस बार फिर जरा आपने जिस पर आपको थोड़ा आश्चर्य बोलिएगा। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि अगर कांग्रेस का वोट पिछले चुनाव में 28.08% था, इसमें 43% अगर हुआ है, ठीक है, तो ये 15% की विधानसभा से वृद्धि है। तो 15% वृद्धि है और लोकसभा चुनाव के हिसाब से तो बराबर है उनका। लोकसभा चुनाव में इतने वोट उनको आ गए थे, दोनों बराबर थे। लोकसभा, अच्छा, बीजेपी को 36% वोट थी 2019 में करीब करीब, और उसमें आप जो बता रहे हैं कि उसका वोट घट के अगर 30 कितना हुआ है, 35% हुआ है, तो 1% उसका वोट घटा है। तो 1% ये मान लीजिए और 15% और मान लीजिए, 16% का मतलब। और लोकसभा चुनाव के हिसाब से देखिए तो बीजेपी का वोट 10% घट रहा है। ठीक है, तो इस दोनों में नहीं आश्चर्य इसलिए होता है कि इतना वोट घट जाना किसी पार्टी का, इसका मतलब बहुत ज्यादा सत्ता विरोधी रुझान है, चाहे तो उस कैंडिडेट के विरुद्ध है, चाहे पार्टी के विरुद्ध है, सरकार के विरुद्ध है। नहीं तो लोकसभा और विधानसभा में अंतर आ रहा है ना सर, अंतर आ रहा है, नहीं अंतर आ रहा है, लेकिन कांग्रेस, पिछली बार भी अंतर था बीजेपी का, लेकिन इस प्रकार से अंतर आना बहुत बड़ी बात है। एक बात और बता देता हूं, जो सर्वे की फाइंडिंग है, सर्वे ये कह रहा है कि आईएनएलडी, बसपा और बाकी जो प्रोमिनेंट इंडिपेंडेंट हैं, इन्होंने बहुत वोट कांग्रेस का काटा। 15-20, सुने, वो कह रहे हैं 15-20 सीटें कांग्रेस को और आ सकती थी। नहीं, आईएनएलडी का जो दलितों में से 14% वोट आप दे रहे हैं, तो बसपा के कारण हो सकता है कि वोट इधर आया हो, कैंडिडेट्स के कारण। तो 14% अगर आईएनएलडी वोट काटा है, तो इसको हम केवल मान ले कि कांग्रेस का ही वोट है। ये जो भी वोट काट रहा है, आईएनएलडी ही थोड़ा बहुत काट रहा है। जाटों में तो समझ में आता है कि चलो उसका 8% वोट हो गया, लेकिन दलित में से अगर वो काट रहा है, पिछड़े में से अगर वो काट रहा है, तो ये वोट कहां से? या तो बीजेपी के विद्रोही उधर से लड़ रहे थे, पीछे से बैकअप कर रहे थे। कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? एक लाइन। हाँ, देखिए, पहली बात तो ये कि समीकरण सिर्फ एक है, ये पूरा गणित इतना ज्यादा जाएंगे तो थोड़ा और कठिन होता चला जा रहा है। एक तो आंकड़े के तौर पे 14 में भारतीय जनता पार्टी को करीब करीब 25% अधिक मत मिले थे। ठीक,
करीब करीब, एक आंकड़े के लिए, तथ्य के लिए। दूसरा ये है कि जब हम ये इतना करेंगे ना, तो ऐसा है नहीं, मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूं कि अभी मामला कहां जाएगा। सिर्फ और सिर्फ जो 20% दलित मत है वो क्या लोकसभा चुनाव की तरफ कांग्रेस की तरफ गया है? अगर चला गया है तो बीजेपी के लिए कोई सीन नहीं। इसका सर्वे कह रहा है कि गया है अगर हाँ, जो सर्वे कह रहा है, अगर उसका एक बड़ा हिस्सा जो दलित शैलजा प्रकरण हुआ, जो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने बार बार दलितों का मुद्दा, मिर्चपुर कांड जो उस वक्त दलितों का गांव फूंक दिया गया था हुड्डा जी के समय में, वो मुद्दा उठाया, जिस तरह से कांग्रेस के एक बड़े नेता ने शैलजा जी को जाति सूचक अपमानजनक शब्द कहकर कहा, ये सब फैलता बहुत तेज है। ये उस समाज में हमने भी देखा है कि जो लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जहां जहां निपटी है, उसमें राहुल गांधी जो बार बार कहते थे संविधान आरक्षण, वो काम किया था। अब वो क्या कितना काम किया है, यही सबसे बड़ा सवाल है। इसके अलावा दलित जैसे अहिरवाल में एक रत्ती कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है। अहिरवाल बेल्ट थोड़ा बहुत होगा, जैसे एग्जिट पोल के हिसाब से बहुत नुकसान दिखा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि अहिरवाल में बहुत ज्यादा कोई फर्क पड़ने वाला है। ओबीसी वोट में, गुर्जर वोट में, ब्राह्मण वोट में, महाजन वोट में, राजपूत वोट में जैसा पड़ना चाहिए था बीजेपी को, उसकी अपेक्षा में काफी कम वोट पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, और वो वोट आप पूछेंगे कहां जा रहा है, वो अन्य ने लिया है वोट। जो वही अन्य जो है विद्रोही, मैं बार बार कह रहा हूं, दो जो कहते हैं ना, एक ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने नौकरी तो दे दी, उसके अलावा और कुछ नहीं किया। एक ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो नौकरी दे रही थी, अगर उसके परिणाम घोषित कर देती तो बड़ा अच्छा हो जाता। तो वो जो बार बार खर्ची पर्ची बिना, तो उसका वाला 19 वाला हो चुका था। अब उससे आगे बढ़ने की बात थी। ठीक वैसे ही कि राम मंदिर बन गया, अब उसके आगे क्या? मैं जरा इसको फाइनल देखिए, 2014 में तो देश की राजनीति में पैराडाइम शिफ्ट था, तो जाहिर है कि 2014 को ही हम आधार मान करके आगे की राजनीति का उत्तर पश्चिम पूर्वी भारत में गणना करते हैं। 2014 की राजनीति के आधार पर ना हम करते हैं, वो कांग्रेस का भी हम लोग नए सिरे से वहां से शुरू कर रहे हैं, तभी उसकी पुलिस हम 2014 से ही कर रहे हैं। देखिए 14.8% वोट जेजेपी का था, तो ये तो समझ में आता है कि जाटों का एक बड़ा वोट जो था वो खिसक के कांग्रेस के पास गया होगा, इतना तो मेरे समझ में आता है। लेकिन पिछड़ों में भी जो अगर कांग्रेस इतनी वोटें पा रही है, आप बता रहे हैं ओबीसी में 32% वोट पा रही है, बीजेपी का वोट 47% है, 20% बीजेपी का वोट पिछले बार से घट रहा है। बिल्कुल, अगर इसका है तो 20% पिछड़ों का वोट घटना ये अपने में मायने है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो सर्वे है, ये एरिया वाइज थोड़ा देखने की जरूरत है कि कहां कैसे हुआ है। एरिया वाइज ही बताया मैंने, एरिया वाइज आपने बताया, एरिया वाइज जातियों के हर एरिया में सीटें घट रही हैं। तो मुझे भी भरोसा है कि नहीं हो सकता। गुड़गांव बेल्ट छोड़ दें, किसी गुड़गांव में कांग्रेस और बीजेपी बराबरी पर है, इसके अलावा हर क्षेत्र में बीजेपी की सीटें और वोटें घटी हैं। विजय जी, आपको ऐसा इसमें कुछ अविश्वसनीय सा लग रहा है इस डेटा में, या इसके नहीं, साथ मुझे कुछ अविश्वसनीय नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी जैसे अभी तक रहा है, एग्जिट पोल के लिए 8 तारीख तक इंतजार करना चाहिए। हालांकि मैं तो पहले भी इस बात पर चर्चा कर रहा था कि भारतीय जनता पार्टी दोबारा नहीं आने वाली है, तीसरी बार नहीं आने वाली है, और बहुत एंटी इनकम्बेंसी वहाँ पर है। इसको मैं दूसरे तरीके से देखता हूँ। एक तो 11% वोट कम हुए, इसको 1% वोट मत कहिए, 46% वोट मिले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी। आप मतलब लोकसभा से क्यों तुलना करें, विधानसभा अभी ताजा हुआ ना, इसलिए कह रहा हूं मैं। मत मानिए, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है, नतीजों में फर्क थोड़ी पड़ेगा हमारे मानने से। वो पार्टी को समझने के लिए है कि पार्टी को जो जिन लोगों ने 46% लोगों ने वोट दिया, थोड़ा सर पड़ेगा। जैसे मान लीजिए 40 सीट विधानसभा में थी, तो हम अभी बात कर सकते हैं, हमारे मानने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना। हाँ, हमारे मानने से बात ये देखिए, एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा फैक्टर रहा। और दूसरा जो बार बार मैं कह रहा था कि ये इलेक्शन है कि कांग्रेस को सरकार बनानी है या नहीं बनानी है, ये जनता को फैसला करना है। बीजेपी इस इलेक्शन में नहीं थी, ये बात मैं बार बार कह रहा था। दूसरी बात, मैंने कहा कि एग्जिट पोल जो है कल किए गए, जब परसों किए गए वोटिंग के बाद, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एग्जिट पोल कर लिया था जब 9 साल 18 महीने 118 दिन के बाद, और उसने खट्टर साहब को हटा दिया था। तो वो अपने एग्जिट पोल के हिसाब से हटाया था कि भैया इनके साथ गाड़ी नहीं चलने वाली है। लेकिन ये मैं समझता हूं उन्होंने एग्जिट पोल या जो इलाज किया वो देर से किया, क्योंकि उनको इसकी रिपोर्ट मिल गई थी 2019 के विधानसभा चुनाव में, जब भारतीय जनता पार्टी की 10 सीटें कम हो गई थी। मतलब उस समय ही पार्टी को एक झटका वोटर्स ने दे दिया था कि भाई ये हम इनके साथ चलने में कंफर्टेबल नहीं है, या हम इनके साथ बेहतर महसूस नहीं कर रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसके बाद 4 साल और लगाए, उन्हीं मुख्यमंत्री जी के साथ काम किया, और जब
आखिर में जाकर नायब सिंह जी को लेकर आए तो वो बहुत देर हो गई थी। लेकिन नायब सिंह जी का परफॉर्मेंस यदि एग्जिट पोल से देखें तो बेहतर है कि उन्होंने अपने ओबीसी वोट को और सैनी वोट को थोड़ा सा पकड़ के रख लिया। वोट भी ओवरऑल बीजेपी का इंटैक्ट है, 36 का 35 हुआ। ठीक है, तो वो एक बड़ा काम हुआ। नायब सिंह साहब उस तरह से परफॉर्म करने का न तो उनको मौका मिला, इसलिए मैं उनको बार बार दोष नहीं देता कि उनके पास इतना मौका नहीं था। और ये गलती वैसी की वैसी है जैसे सुषमा स्वराज जी के वक्त में की गई थी दिल्ली में। उस समय उनको 6 महीने दिए गए थे, इनको 8 महीने दिए गए। हालांकि सुषमा जी के 6 महीने नायब सिंह से बहुत ज़्यादा है। सुषमा जी एक बड़ी नेता होती थी, लेकिन उस समय भी वो काम नहीं हो पाया। तो लास्ट मिनट पे लीडरशिप चेंज करना। और दूसरी एक बात समझनी चाहिए, जो बात हमने पहले भी कही थी कि ये इलेक्शन, मैंने कहा कि हरियाणा की एंटी इनकम्बेंसीज के अलावा केंद्र के ऊपर भी था। केंद्र के तीनों इशू, पहलवान, जवान और किसान पर वोटर ने भारतीय जनता पार्टी को जवाब दिया है कि आपकी जो नीति है वो ठीक नहीं है। ठीक है। दूसरी बात, दलित, एक और बोल देते एक लाइन कि दलित के नैरेटिव को लेकर जो हम लोग बार बार कहते रहे कि फेक नैरेटिव या झूठ बोलते रहे राहुल गांधी, आप कुछ कहते रहे, लेकिन जनता ने माना कि उनका नैरेटिव में कोई परेशानी नहीं है। समीर जी, क्या है हेडलाइन इस सर्वे की? देखिए, मुझे लगता है जो हरियाणा का जो चुनाव परिणाम अभी एग्जिट पोल में जो दिख रहा है, मुझे लग रहा है यह परिणाम तो 2024 का जो लोकसभा चुनाव हरियाणा का आया था उसने यह साफ कर दिया था कि जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है वो इसी दिशा में जाने वाला है। इसमें कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं होने वाला है। आप आरक्षित दोनों सीटें हार जाते हो हरियाणा के अंदर, 5 सीटें आप जीतते हो, 5 सीटें कांग्रेस जीतती हो। जिस तरीके से कांग्रेस का प्रदर्शन रहता है और उसके बाद आप सैनी मुख्यमंत्री बनते हैं, तो सैनी के नेतृत्व के अंदर पार्टी ने वो प्रदर्शन करने की जो उम्मीद की थी कि हम खट्टर साहब को हटा देंगे और सैनी साहब को लेकर आएंगे, देखिए आप खट्टर साहब से बाहर नहीं निकल पाए। भारतीय जनता पार्टी का पूरा चुनाव अभियान देख लीजिए, एक बार भी अपने खट्टर साहब के 9.5 साल के कार्यकाल का जिक्र किया है क्या? एक भी बार कि खट्टर साहब ने 9.5 साल में बिना पर्ची बिना खर्चे के चलाया, खट्टर साहब ने इतने बेहतर काम करे, एक बार खट्टर साहब का जिक्र नहीं हुआ। ये तो एमपी में भी ऐसे ही हुआ था। एमपी में शिवराज जी की कोई बात नहीं हुई थी, लेकिन नहीं, नतीजे बिल्कुल उल्टे थे। देखिए, हरियाणा और वहां की राजनीति में फर्क है। अगर आप देखोगे जातिवाद, हरियाणा के अंदर जिस तरीके से 2.5 साल खट्टर का कार्यकाल रहा है, पहला 2014 से लेकर 2019 तक का कार्यकाल खट्टर साहब का बहुत अच्छा माना जाता है। 2014 का जो वोटिंग हुआ था हरियाणा में, आप देखिए उस समय अगस्त में आपने आर्टिकल 370 खत्म किया। तो 2019 का जो चुनाव हुआ था वो बालाकोट का आपका एक सपोर्ट था, आर्टिकल 370 खत्म करने का चुनाव था अगस्त में। अक्टूबर में आप चुनाव लड़ रहे थे हरियाणा में, उसके बाद भी आप पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बना पाए। आपके पास इतना बड़ा राष्ट्रवाद का मुद्दा था, उसके बाद आप हरियाणा में पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बना पाए। तो ये सीधा संदेश था कि खट्टर साहब 5 साल बहुत अच्छा परफॉर्म करने की स्थिति में नहीं रहे। पार्टी इस दुविधा में रहे कि खट्टर साहब को हटाए तो किसको बनाए। पार्टी ने खट्टर साहब को हटाया नहीं, पार्टी के अंदर असंतोष जाता रहा। जब पार्टी को लगा कि खट्टर साहब के चुनाव में लड़ेंगे 2024 का विधानसभा चुनाव, तो 10 सीटें भी नहीं आएंगी, तो पार्टी ने कहा इनको हटाओ, तभी एक बड़ा रास्ता बन सकता है। आप उनको हटा देते हो, वो बड़ा स्टार प्रचारक बन नहीं पाते हैं। सैनी साहब के पास ऐसा रहता नहीं, क्यों बता दे। उसके बाद फिर आपके अलग अनिल विज कहते हैं कि मैं भी मुख्यमंत्री का दावेदार हूं। आपके दूसरे जो राव इंद्रजीत सिंह है वो कहते हैं मैं भी मुख्यमंत्री का दावेदार हूं। एक्सपेक्टेड आंकड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी का पूरा चुनाव प्रचार शैलजा से शुरू होकर शैलजा पे खत्म हो गया। शैलजा दलित। आप देखिए इस बार प्रधानमंत्री मोदी ने एक भी रोड शो किया क्या? 2014 और 2019 में प्रधानमंत्री मोदी ने 4 और 5 रोड शो किए थे, एक भी आपने रोड शो नहीं किया, सिर्फ 4 रैलियां की है। तो पार्टी को यह अंदाज था इसके अंदर कि यह परिणाम आने वाला है, और पार्टी मुझे लग रहा है इस बात से 2 आंकड़े सर और देते हुए ब्रेक का समय भी हो गया है। हरियाणा के 58 साल के इतिहास के अंदर ये कभी नहीं हुआ कि किसी पार्टी को तीसरी बार सरकार बनाने का मौका दिया हो। बंसीलाल जी 2 बार मुख्यमंत्री रहे, तीसरी बार जनता ने कहा किसी और को। हुड्डा साहब के साथ भी यही किया, शायद खट्टर साहब के साथ भी यही होने जा रहा है। लेकिन एक आंकड़ा और है, वो ये कि इन 58 सालों में 56 साल हरियाणा में जिसकी सरकार, केंद्र में जिसकी सरकार रही उसी की हरियाणा में सरकार रही। केंद्र और स्टेट दोनों अलग अलग पार्टियों के पास मात्र 2 साल के लिए गए। अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा, आप अपने अपने निष्कर्ष इस पे निकाल सकते हैं। एक लाइन में संगठन पर कहना चाहता हूं जिसकी चर्चा नहीं हुई। देखिए ना, आप 10 साल का आपका कार्यकाल रहा, 10 साल आपके मुख्यमंत्री हरियाणा रहे, आप 10 साल की बात करो ना कि 10 साल में हमने क्या नहीं दिया। अच्छा ठीक है सर, आगे कश्मीर की बात हम करेंगे। कश्मीर ही बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें कुछ जोड़ रहे थे आप। बात का एक जवाब यह है कि 62 ईयर में
किसी भी अकेले पार्टी को भी केंद्र में बहुमत नहीं मिला था। जनता पार्टी 4 पार्टी से रख के बनी थी। 2014 में बहुमत मिला, 2019 में भी बहुमत मिला। आंकड़े उस ढंग से नहीं। इस बार चुनाव का जो वोटिंग परसेंटेज भी देखिए ना कितना गिरा है, ठीक। 68 से 61%। सर आपकी एक लाइन आ जाए तो फिर मैं ब्रेक लूं। 7% वोट अगर सर, गिरा हाँ, है जो अभी सर, तक का सर, आंकड़ा है, एक तो लाइन वोट केवल किसका बीजेपी गिरा? संगठन के लिए कहना चाहता हूं कि जिस पर चर्चा कोई नहीं हो रही, क्योंकि आपके लिए खट्टर जी बड़े नेता हैं। खट्टर साहब ने पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की मजबूत लीडरशिप को खत्म किया है, और ये यदि आप नहीं समझेंगे, ये बहुत राज्यों में हो रहा है। इसका नुकसान आपको आगे भी उठाना पड़ेगा। चलिए आगे सर, ब्रेक का वक्त हो गया। आगे जम्मू कश्मीर की हम बात करेंगे। जैसा एक तरफा नतीजा एग्जिट पोल हरियाणा के लिए बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी और कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये दोनों अपने अपने क्षेत्रों की सबसे बड़ी पार्टियां बन रही हैं। तो क्या 2014 वाला इतिहास फिर दोहराए जाने की कोई उम्मीद दिखाई दे रही है, जब पीडीपी कश्मीर में बड़ी पार्टी बनी थी और जम्मू में बीजेपी, और दोनों ने मिलकर सरकार बनाई थी?